इस वीडियो में हम चार्टर एक्ट 1793 को डिस्कस कर देंगे। इससे पहले हमने रेगुलेटिंग एक्ट 1773 को डिस्कस कर दिया है, अमेंडिंग एक्ट 1781 को डिस्कस कर दे दिया है, पेट्स इंडिया एक्ट 1784 को डिस्कस कर दे दिया है और साथ ही साथ हमने अमेंडिंग एक्ट 1786 को भी डिस्कस कर दे दिया है। नाउ इस वीडियो में हम चार्टर एक्ट 1793 को डिस्कस कर देंगे। So as usual, this video is equally important for all these exams. So start हम इंट्रोडक्शन से करते हैं चार्टर एक्ट 1793 के इंट्रोडक्शन से। इसको हम ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट 1793 के नाम से भी जानते हैं। और ये चार्टर एक्ट 1793 को ब्रिटिश पार्लियामेंट ने पास कर दिया था 1793 में। बेसिकली इस चार्टर एक्ट 1793 का जो पर्पस था लाने का, वो था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इस ईस्ट इंडिया कंपनी का जो ट्रेड पर्पस था उसको रिन्यू कर दिया गया है। रिन्यू किया गया था 20 इयर्स तक। दैट मीन्स ईस्ट इंडिया कंपनी जो यहाँ पे मोनोपोली अपनी दिखा रही थी ट्रेड पर्पस में, कमर्शियल एक्टिविटीज़ में, उसको फर्दर एक्सटेंड कर दिया था 20 इयर्स तक। और ये 20 इयर्स का गैप जो है इसको फिर 1813 तक एक्सटेंशन मिला है। और जब चार्टर एक्ट 1813 आ जाता है तो फर्दर इसको रिनोवेशन मिल जाता है, वहाँ पे फर्दर इसको 20 इयर्स तक रिन्यू किया जाता है। और इस टाइम पीरियड में जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे वो थे सर जॉन शोर। दैट मीन्स चार्टर एक्ट 1793 के टाइम पे जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे वो थे सर जॉन शोर। अब इसका एम क्या था, पर्पस, ये जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या था, वो मैंने आपको पहले ही कह दिया है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे ट्रेड कर रही थी और वो जो ट्रेडिंग पर्पस शुरू हो चुका था वो हो चुका था रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के टाइम से। दैट मीन्स फर्स्ट टाइम हमें ये ट्रेडिंग पर्पस जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का, उसको जो रिकग्निशन मिली थी वो मिली थी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के टाइम पे, और तभी से ये कंटिन्यूसली ट्रेड कर रहे थे। अब यहाँ पे चार्टर एक्ट 1793 में इसको एक्सटेंड कर दिया गया है टिल 1813 तक, या हम कहेंगे 20 इयर्स तक। ये बेसिक एम था, बेसिक ऑब्जेक्टिव था कि कंपनी के जो ट्रेडिंग पर्पस है उनको एक्सटेंशन मिल जाए 20 इयर्स तक। अब की प्रोविजंस क्या थे इसमें, कई सारे प्रोविजंस इसमें इंट्रोड्यूस कर दिए गए हैं। सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो इस चार्टर एक्ट 1793 के थ्रू कंपनी को जो है इसको रिकग्निशन मिल गई है, पॉलिटिकल फंक्शंस को रिकग्निशन मिल गई है। सो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि एक साइड से तो पॉलिटिकल फंक्शंस की रिकग्निशन मिल गई है, और साथ ही साथ रीएनफोर्स कर दिया गया है कि अगर कोई भी टेरिटरी एक्वायर करेगी ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे इंडिया में, जिसको हम कहते थे ब्रिटिश पोसेशंस इन इंडिया, तब यहाँ पे फर्दर एक्विजिशन जो है कंपनी की वो ऐसा माना जाएगा कि दैट कुड बी डन ऑन बिहाफ ऑफ द क्राउन के ऑन बिहाफ पे किया जाएगा। कंपनी खुद नहीं कर सकती थी यहाँ पे। दैट मीन्स कंपनी की डोमिनेंस जो है, ईस्ट इंडिया कंपनी की डोमिनेंस जो है ब्रिटिश इंडिया में, या हम कहेंगे ब्रिटिश पोसेशंस इन इंडिया में, उसको मेंटेन कर दिया गया है इस एक्ट के थ्रू। दैट मीन्स वो फर्दर एक्विजिशन कर सकते हैं, एक्वायर कर सकते हैं टेरिटरीज को, ब्रिटिश पोसेशंस इन इंडिया की टेरिटरीज जो वो कहलाती थी। और वो जो कोई भी एक्ट यहाँ पे करेगी वो ऑन बिहाफ ऑफ द क्राउन करेगी, वो खुद ही ये डिसीजंस नहीं कर सकती, खुद ही वो राइट्स नहीं है ईस्ट इंडिया कंपनी पे। लेकिन यहाँ पे हम कहेंगे कि पॉलिटिकल फंक्शंस या कंपनी की डोमिनेंस जो है ब्रिटिश इंडिया में वो कंटिन्यू रही है, वो इस एक्ट ने मेंटेन कर दे दी है।
या हम ये कहेंगे कि ब्रिटिश गवर्नमेंट या क्राउन के ऑन बिहाफ पे वो एक्ट्स कर सकते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी। इसी तरीके से यहाँ पे ये चीज़ कंफर्म कर दी गई है कि इन केस गवर्नर जनरल, गवर्नर्स या कमांडर इन चीफ जो अपॉइंटमेंट्स करनी होंगी, अब यहाँ पे अप्रूवल लेना पड़ेगा। यहाँ पे अब अप्रूवल की ज़रूरत पड़ेगी, तभी जो है गवर्नर जनरल को अपॉइंट किया जाएगा, तभी जो है गवर्नर्स को अपॉइंट किया जाएगा, तभी जो है कमांडर इन चीफ को अपॉइंट किया जाएगा। देन नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट फीचर जो है या प्रोविज़न जो है वो है सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। दैट मीन्स गवर्नर जनरल जो है उसको अब और ज़्यादा पावर्स दिए गए हैं। जो मैंने आपको अमेंडिंग एक्ट 1781 में आपको मैंने बता दिया था कि गवर्नर जनरल जो लॉर्ड कॉर्नवालिस है उसने जो डिमांड्स रखी थी वो डिमांड्स को फुलफिल करने के लिए अमेंडिंग एक्ट लाया गया था उस टाइम पे। तो यहाँ पे जो सर्टन सर्कमस्टेंसेस है या स्पेशल इंस्टेंसेस है वहाँ पे गवर्नर जनरल जो है उनको ज़्यादा पावर्स दिए गए हैं, सो दैट वो ओवरराइड कर सके अपने काउंसिल के जजमेंट को या अपने काउंसिल के डिसीजंस को। तो इससे क्या हो चुका है कि यहाँ से सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स जो है वो बढ़ती जा रही थी। और साथ ही साथ गवर्नर जनरल और जो रेस्पेक्टिव गवर्नर्स है अपने अपने प्रेसिडेंसीज के, जो एक तरीके से गवर्नर जनरल वो भी ओवरराइड कर सकते हैं अपने काउंसिल के डिसीजंस को, और दूसरे साइड से जो गवर्नर्स है अपने अपने प्रेसिडेंसीज में, चाहे मद्रास हो, बॉम्बे हो, वो भी अपने रिस्पेक्टिव काउंसिल्स में डिसीजंस जो है, काउंसिल के डिसीजंस जो है वहाँ पे ओवरराइड कर सकते हैं, ओवरटर्न कर सकते हैं वो डिसीजंस। और कमांडर इन चीफ जो है उसको ये कह दिया गया है कि भाई आप जो है आप गवर्नर जनरल के मेंबर नहीं हो। आप तब तक गवर्नर जनरल के मेंबर नहीं, गवर्नर जनरल काउंसिल्स के मेंबर नहीं हो जब तक आपको स्पेसिफिकली अपॉइंट ना किया जाएगा थ्रू द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। दैट मीन्स कमांडर इन चीफ जो है उसको गवर्नर जनरल काउंसिल्स का मेंबर नहीं माना जाएगा तब तक जब तक उसको कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो है स्पेसिफिकली अपॉइंट करेंगे। ये चीज़ भी क्लियर कर दी गई है 1793 चार्टर एक्ट के थ्रू। अगर आपको याद होगा लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है ये पावर्स दिए गए थे कि वो सारे फ्यूचर, सबसे पहले ये पावर्स जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस को दिया गया था और फिर इसको एक्सटेंशन मिल गया है सो दैट ये जितने भी गवर्नर्स हैं उन पे वो अपना पावर जो है यूज़ करें। लॉर्ड कॉर्नवालिस को ये जो अमेंडिंग एक्ट लाया गया था वहाँ पे ये पावर दिया गया था कि वो ओवरराइड कर दें, लेकिन साथ ही साथ ये चीज़ है जो बाकी प्रेसिडेंसीज पे जो उनके गवर्नर्स हैं वो अपने पावर्स को, अपने काउंसिल के डिसीजंस को ओवरटर्न कर सकते हैं। देन और जो रूलर्स, ये जो गवर्नर्स थे चाहे मद्रास के हैं, बॉम्बे के हैं, ये पावर्स उनको मिल रहे हैं रेगुलेटिंग चार्टर एक्ट 1793 के थ्रू। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रोविजन जो है वो है कि रिड्यूस्ड अथॉरिटी ऑफ द कमांडर इन चीफ। जो मैंने आपको अभी कह दिया है कि जो अथॉरिटी इसको पहले थी वो अब नहीं रह गई है। यहाँ पे पहले इसको कंसिडर किया जाता था कि वो एक मेंबर है काउंसिल का या गवर्नर जनरल काउंसिल का। अब ये कह दिया गया है कि भाई जब तक उसको कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट नहीं करेंगे स्पेसिफिकली तब तक वो मेंबर नहीं है। और इसी तरीके से जो मद्रास या बॉम्बे के गवर्नर्स हैं उनको पहले क्या था कि वो उनके जो पावर्स है उनको रिड्यूस किया गया है। दैट मीन्स यहाँ पे गवर्नर जनरल काउंसिल के जो पावर्स हैं वो प्रेवलेंट माने जाएंगे, और इन केस जब जो ही गवर्नर जनरल जो है जब वो मद्रास में होंगे या बॉम्बे में होंगे उस टाइम पे मद्रास और बॉम्बे के गवर्नर्स के पावर्स को रिड्यूस कर दिया गया है, या
उस टाइम पे हम ये कह सकते हैं कि मद्रास और बम्बई के पावर्स जो है या उनकी काउंसिल के पावर्स जो है या उनकी अथॉरिटी जो है उस टाइम पे रिड्यूस की जाएगी, जिस टाइम पे गवर्नर जनरल वहाँ पे प्रेजेंट होंगे। और साथ ही साथ अगर गवर्नर जनरल प्रेजेंट नहीं होंगे, ये पावर भी गवर्नर जनरल को ही दिया गया है। अगर वो बंगाल में प्रेजेंट नहीं है तो उस टाइम पे वो वाइस प्रेसिडेंट जो है चूज़ कर सकते हैं इसी काउंसिल के अंदर फ्रॉम द सिविलियन मेंबर्स। दैट मीन्स अमंग द सिविलियन मेंबर्स गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो है अगर वो एब्सेंट है, प्रेजेंट नहीं है बंगाल में, तो उस टाइम पे वो एक वाइस प्रेसिडेंट चुन सकता है सिविलियन मेंबर्स में जो उनका काउंसिल होगा। इसी काउंसिल के अंदर जो उनके सिविलियन मेंबर्स होंगे तो उस टाइम पे वो चुन सकता है एक वाइस प्रेसिडेंट को। देन ड्रेन ऑफ वेल्थ फ्रॉम इंडिया, ये भी एक इम्पॉर्टेंट प्रोविजन माना जाता है, क्योंकि इस चार्टर एक्ट 1793 के थ्रू ये माना गया है कि अब जितनी भी सैलरीज जो होंगी स्टाफ के या मेंबर्स ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल के या जो भी सैलरीज देनी होंगी, अब वो सैलरीज जो है वो अब चार्ज करेगी उसको अब कंपनी के थ्रू चार्ज किया जाएगा। दैट मीन्स यहाँ पे जो भी सैलरीज मेंबर्स को देनी होंगी वो अब इंडियन रेवेन्यू से जनरेट की जाएगी। इससे पहले कंपनी जो दे रही थी वो अब इंडियन रेवेन्यू से जनरेट की जाएगी। इससे पहले ब्रिटेन से वो सैलरीज लेती थी जो भी स्टाफ यहाँ पे थे, जो भी मेंबर्स थे यहाँ पे बोर्ड ऑफ कंट्रोल के, जो भी यहाँ पे वर्कर्स थे, तो वो सैलरी जो है अब ब्रिटेन से नहीं ली जाएगी, जिसको हम स्टेट एक्सचेकर ऑफ ब्रिटेन कहते हैं, अब वो इंडियन रेवेन्यू से ली जाएगी। और ये जो प्रैक्टिस है, ये सैलरी देने का जो प्रैक्टिस है, ये कंटिन्यू रह गई है 1919 तक। जब वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 आया था तो वहाँ तक ये जो सैलरी को एक्सटेंड करने के लिए, एक्सट्रैक्ट करने के लिए इंडियन रेवेन्यू से लिया गया है। देन नेक्स्ट प्रोविजन जो है, प्रोविजन फॉर पेमेंट ऑफ एनुअल रेवेन्यू। देखो यहाँ पे जितने भी कास्ट्स हैं, चाहे वो नेसेसरी एक्सपेंसेस हो, इंटरेस्ट्स हो, डिविडेंड्स हो या सैलरीज हो, ये फर्दर एक्सटेंशन कर दिया गया है कि इस चार्टर एक्ट 1793 के थ्रू कॉरपोरेशन जो है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, यहाँ पे कॉरपोरेशन जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट को 5 लाख एनुअली दे देगी। दैट मीन्स 5 lakhs जो है कॉरपोरेशन को देना होगा ब्रिटिश गवर्नमेंट को इंडियन रेवेन्यू से जो जनरेट हो जाती है। और साथ ही साथ कंपनी को ये पावर्स भी दिए गए हैं कि भाई आप जो है अपने डिविडेंड्स 10% रेज कर सकते हो। अपने डिविडेंड्स जो है वो आप 10% रेज कर सकते हो। एक तो जितने भी कास्ट्स, चाहे वो एक्सपेंसेस, नेसेसरी एक्सपेंसेस हो, इंटरेस्ट्स हो, डिविडेंड्स हो, सैलरीज हो, एट्सेट्रा, कॉरपोरेशन को क्या करना है, उनको ब्रिटिश गवर्नमेंट को 5 लाख देना होगा जो वो जनरेट करेंगे इंडियन रेवेन्यू से हर साल। ये एनुअली प्रोसेस अब शुरू होगी। और साथ ही साथ 10% डिविडेंड्स जो है वो अब रेज कर सकती है। कौन? कंपनी। देन बार्ड सीनियर कंपनी ऑफिशियल्स फ्रॉम लीविंग इंडिया विदाउट प्रायर परमिशंस। इससे मतलब क्या है, यहाँ पे जो सीनियर एग्जीक्यूटिव्स थे कंपनी के, उनको टोटली प्रोहिबिट कर दिया गया है कि भाई आप इंडिया नहीं छोड़ सकते हो, आप इंडिया विदाउट परमिशन नहीं छोड़ सकते हो। अगर आपने विदाउट परमिशन छोड़ दे दिया है तो ये ऐसा माना जाएगा कि आपने रेजिग्नेशन दे दी है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फीचर, एक इम्पॉर्टेंट प्रोविज़न जो है इसमें डिस्कस कर दिया गया है।
साथ ही साथ जो एडमिनिस्ट्रेशन है, रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन और जुडिशल एडमिनिस्ट्रेशन कंपनी की, उनको सेपरेट कर दे दिया गया है। दैट मीन्स यहाँ पे इस एक्ट, इस चार्टर एक्ट 1793 के थ्रू ये जो कोर्ट्स है या उनकी जो ज्यूरिसडिक्शन है उसको रिडिफाइन कर दिया गया है, उसको उनको रिकॉग्नाइज किया गया है। जो कोर्ट्स या उनकी जो ज्यूरिसडिक्शन है, कोर्ट्स को रिकॉग्निशन मिल गई है, और साथ ही साथ हम ये कह सकते हैं कि उनकी ज्यूरिसडिक्शन जो है उनको रिडिफाइन कर दिया गया है। क्यों? क्योंकि सेपरेट कंपनी के रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन को कर दे दिया है जुडिशल फंक्शन से। इससे क्या हो चुका है, इससे जो माल अदालत थे, जो मैंने आपको अमेंडिंग एक्ट में कह दिया था, माल अदालत मतलब जो रेवेन्यू कोर्ट्स थे, उससे रेवेन्यू कोर्ट्स जो है वो डिसअपियर हो गए, डिमाइज हो गए हैं, और ये जो जुडिशल फंक्शंस जो है वो अब राइज पे आ गए हैं। क्यों? क्योंकि उनको सेपरेट कर दिया गया है। देन मॉडिफिकेशन इन द कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल। बोर्ड ऑफ कंट्रोल में जो पहले मेंबर्स हुआ करते थे, वहाँ पे भी अब मॉडिफिकेशन कर दी गई है, वहाँ पे भी अब चेंज कर दी गई है। दैट मीन्स मेंबरशिप जो है बोर्ड की, बोर्ड ऑफ कंट्रोल की, उसको चेंज कर दिया गया है। यहाँ पे क्या था कि प्रेसिडेंट था और 2 जूनियर मेंबर्स थे। ये ज़रूरी नहीं था कि वो प्रिवी काउंसिल के मेंबर्स ही होंगे। जो प्रेसिडेंट और 2 जूनियर मेंबर्स बोर्ड ऑफ कंट्रोल में थे, ये ज़रूरी नहीं था कि वो प्रिवी काउंसिल के मेंबर्स ही होंगे। अब यहाँ पे क्या कर दिया गया है, जो कॉरपोरेशन है इसको अब रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है फॉर द पेमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़, या हम कहेंगे कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल के एम्प्लॉयज़ को कॉरपोरेशन की जिम्मेदारी दी गई है, जो उनकी पेमेंट है। इसी तरीके से कॉरपोरेशन को ये अब ये जो फंक्शन जो है वो ये कह दिया गया है इसमें कि भाई ये जो भी ट्रेड कर देंगे, इसको ये राइट दिया गया है कॉरपोरेशन को या कंपनी को, ये राइट दिया गया है कि अब आप ट्रेड लाइसेंस जो है उनको आप इशू कर सकते हैं, इंडिविजुअल्स को भी, कॉरपोरेट वर्कर्स को भी इंडिया में। दैट मीन्स ट्रेड लाइसेंस का इशूवेंस जो है, इशूवेंस सर्टिफिकेट जो है, लोगों को, चाहे वो इंडिविजुअल हो या फिर कॉरपोरेट्स होंगे, कॉरपोरेट वर्कर्स होंगे इंडिया में, वो ट्रेड लाइसेंस अब इशू करेगी कॉरपोरेशन या ईस्ट इंडिया कंपनी। और उसका नाम क्या रख दिया गया है, उसको कह दिया गया है कि वो प्रिविलेज है या कंट्री ट्रेड है। इस टर्म के नाम से जानते हैं, प्रिविलेज या कंट्री टर्म के नाम से जानते हैं। और यही एक रिजल्ट रहा है, यही एक वजह रही है जिससे ओपीएम जो है उसको आप चाइना के साथ ट्रेड करना शुरू कर दे दिया है। दैट मीन्स ये जो प्रिविलेज या कंट्री ट्रेड राइट दिया गया है कॉरपोरेशन को, इसी का जो रिजल्ट आ गया है सामने, वो आया है कि अब ओपीएम जो है उसको शिप किया जाए, उसको ट्रेड किया जाएगा। ओके, सिग्निफिकेंस जो है, सिग्निफिकेंस में हमें यही चीज़ें डिस्कस करनी होंगी जो हमने ऊपर देखा है कि इनके प्रोविजंस, कौन कौन से प्रोविजंस क्या क्या डिस्कशन कर देता है। तो 2 इम्पोर्टेंट सिग्निफिकेंट फीचर्स हम यहाँ पे फिर से देखेंगे। एक तो है कि मैंने आपको पहले ही कह दिया था कि यहाँ पे पॉलिटिकल फंक्शंस जो है उनको इंट्रोड्यूस कर दिया गया है और कमर्शियल फंक्शंस का डिमाइज हो गया है, क्योंकि कमर्शियल फंक्शंस जो भी वो करेंगे तो ऑन एक्ट ऑफ, ये जो पॉलिटिकल फंक्शंस जो भी करेंगे वो ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नर जनरल, ऑन बिहाफ ऑफ द क्राउन, या जिसको हम ब्रिटिश पार्लियामेंट कहेंगे। तो यहाँ पे कमर्शियल फंक्शंस का डिमाइज हो गया है। साथ ही साथ जो लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव ड्यूटीज़ थे उनको सेपरेट कर दे दिया है फर्स्ट टाइम इस एक्ट के थ्रू। दैट मीन्स जो गवर्नर जनरल इन काउंसिल के लेजिस्लेटिव फंक्शंस थे और जो उनके एग्जीक्यूटिव फंक्शंस थे उनको फर्स्ट टाइम यहाँ पे सेपरेट कर दिया गया है बाय द चार्टर एक्ट ऑफ 1793 के थ्रू। सो ये था इस चार्टर एक्ट 1793 में। थैंक यू।